हेलो एवरीवन, दिस इज़ शत्रुपा एंड वेलकम बैक टू कैंपस मॉन्क, जहाँ हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं। जिन्होंने भी पहला क्लास अटेंड नहीं किया है, पहला सेशन जिन्होंने नहीं देखा है, प्लीज़ गो हैव अ लुक, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ क्या है डेटा स्ट्रक्चर के, हम लोग क्यों एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप यूज़ करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। यू गेट एन इन एंड आउट आउटलुक, यू हैव अ लेआउट ऑलरेडी डिज़ाइंड इन योर माइंड। अच्छा ठीक है, दिस इज़ द रीज़न वाई वी यूज़ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, सो मूविंग अहेड विद टुडेज टॉपिक, आज हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज़ अ लिटिल different kind of a thing. It has some mathematical notations to it. So what is it? That is efficiency of data structure. Now efficiency of anything आप कैसे consider करोगे? Efficiency of anything can be measured in two ways. First is time, second is space. ये बहुत obvious है. अब सोचो कि मेरा काम है कि मुझे सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड करना है, राइट? So what should I purchase? Should I purchase a good phone? Should I purchase a good laptop? Should I purchase a good microphone? What should I purchase? Right? So that always depends on two things, कि किस में जल्दी से वॉइस रिकॉर्ड होके मैं यूज़ कर सकती हूँ या किस में वो सबसे कम स्पेस लेगा. राइट, सो द सेम थिंग हैपन्स व्हेन इट कम्स टू डेटाज एज वेल. अब हमको डेटा दो चीज़ के लिए चाहिए होता है, एक स्टोरेज फॉर लेटर यूज़ एंड सेकेंड कि जब हम उसको यूज़ करें वो कितनी जल्दी सारे ऑपरेशंस करके इट विल रिटर्न अस द रिजल्ट. राइट, सो एफिशिएंसी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज मेजर्ड इन टाइम एंड स्पेस. उसका ये मतलब है कि अगर कोई आइडियल डेटा स्ट्रक्चर है देन इज द वन दैट कंज्यूम्स द लीस्ट possible time and the least memory space. ये दोनों चीज़ होनी चाहिए, right? Now suppose I have 50 shoes. ठीक है, I have one cabinet which has proper racks in it, और एक और मेरे पास cabinet है पर उसमें कोई rack ही नहीं है. So which one should I opt for? One that has racks, right? क्यों? Because it will help me align my shoes properly कि okay, this one is the rack, the top one which I don't use frequently. उसके नीचे जो आएगा that is something that I wear to the office. उसके नीचे जो आएगा that is for the parties and function and events. And सबसे नीचे जो आएगा that is for my regular use. Right? I wear it every single day. So that is how it can be aligned. और अगर मैं सिर्फ बिना रैक वाले बॉक्स या कैबिनेट लूँ, सो वेयर विल आई स्टोर इट? हाउ विल आई स्टोर माई शूज़? शूज़ के ऊपर शूज़ तो नहीं रख सकती, इट विल डर्टी ऑल माई शूज़, इट विल गेट ऑल मेस्ड अप. मतलब एक शू बीच से अगर निकालूँ तो सारे के सारे गिर जाएंगे, तो आई डोंट वॉन्ट दैट. राइट, सो दिस इज़ हाउ वी बाइफरकेट. वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट स्पेस. क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत स्पेस है. कहीं नहीं तो हम डेटा आजकल क्लाउड पे स्टोर करें, डेटा क्लाउड्स पे. राइट, सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. इसका मतलब ये जो पूरा एफिशिएंसी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, वील ओनली एंड ओनली फोकस ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड नथिंग एल्स. ठीक है, वाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? बिकॉज टाइम किसी के पास नहीं है. वी वॉन्ट एवरीथिंग टू हैपन इन अ स्नैप ऑफ अ मोमेंट. वी वॉन्ट एवरीथिंग टू जस्ट हैपन क्विकली, जल्दी जल्दी. राइट, वी डोंट हैव टाइम. So the same applies for efficiency of data structure as well. We want the data structure to work out in such a quick manner that it performs all the operations and yet gives us the best result in the least time possible. ठीक है, तो efficiency of data structure जब आती है तो दो चीज़ें कंसिडर की जाती है, एक है टाइम एंड स्पेस. बट हमारे पास बहुत स्पेस है तो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट. What we are bothered about is the time complexity, right? So here on, whatever we consider is on time complexity for measuring the efficiency of data structure. Now, how will you actually calculate the time complexity on different data structure? You will take one particular operation, right? You will take one particular operation and you will measure how quickly can
you find the time complexity, how quickly can those operations be performed in two different data structure. उस हिसाब से हमको पता चलेगा कि हम कैसे अलाइन कर सकते हैं which is the best data structure. Now for example जो मैंने आपको दिया था अभी कि दो शू रैक है, एक में रैक्स है और एक में रैक नहीं है, एक कैबिनेट में, राइट. सो वेयर विल इट बी मोर स्ट्रक्चर्ड, और कहाँ से मैं जल्दी से डेटा अपने शूज़ निकाल सकती हूँ, जिसमें रैक्स बने हुए होंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि ओके दिस टॉप रैक इज़ फॉर नॉट सो कॉमन यूज़. उसके बाद वाला जो है वो मेरे ऑफिस वेयर के लिए है, उसके बाद वाला जो है वो मेरे पार्टीज फंक्शन उस सब के लिए है, जो सबसे नीचे वाला है दैट इज़ फॉर माई रेगुलर यूज़. सो आई कैन एक्चुअली फेच आउट शूज़ फ्रॉम विच एवर रैक आई वॉन्ट. अब वो वाला कैबिनेट के बारे में सोचो जहाँ पे रैक्स ही नहीं है और जूते एक के ऊपर एक रखे गए हैं, राइट. टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज कि कहाँ से मैं निकालूँ, इट्स वेरी टायरिंग. तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा वहाँ पे, राइट. सो दिस इज़ हाउ इवन वी अप्लाई व्हेन इट कम्स टू डेटा स्ट्रक्चर. इट्स द सेम ऑपरेशन कि मेरे को जूते निकालने हैं, पर एक जगह से जूते निकालना बहुत कॉम्प्लिकेट है और दूसरे जगह से जूते निकालना ईजी है. तो मैं ईजी वे में जाऊंगी ना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से जूते निकाल के जाने हैं बाहर, राइट. So similarly when that comes to data structure, now for example that is written on the screen, it's saying adding data at the beginning of all elements. अब add up data बहुत different तरीके से कर सकते हो, but which one is the best? Now let's consider two types of data structure. One array and other is the linked list. अब अगर हम array consider करते हैं, just look into this. This array has 6 elements 4, 5, 6, 7, 9 and 10, right? Now I have to insert it at the beginning. Beginning मतलब मुझे यहाँ insert करना है 4 के position पे, right? 4 फिर पहले 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6, 7, 9 and 10, like that way it has to be, right? So this 3 has to be inserted in this position. तो अगर मैं simply 4 को हटा के 3 लिख दूँ तो क्या बनेगा? This 4 will be missed out. ये तो मिसिंग हो जाएगा array से, so I can't afford that. अब मेरे को पता है कि मेरे पास बहुत memory space है, right? So what I can do, I will shift all the elements to right, one step to the right, right? तो मेरा array कुछ ऐसे दिखेगा, okay? तो अब ये जो blank space बना, यहाँ पे मैं 3 को insert करूँगी, okay? So finally this will be my outcome. Now here you had very less number of element. आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 elements थे, तो आपने easily shift किया और कर लिया. Suppose that you have 10,000 elements या 1 lakh elements या 1 crore of elements. Will you make 1 crore of shifts? Is that easy to do? नहीं, वो बहुत ही tedious काम है, बहुत ही tiring काम है. It's not at all easy कि मैं 1 crore data elements को shift करूँ. Now imagine if one data element, suppose ये 4, to shift one step to the right it takes 1 data time, 1 unit of data time. So 1 crore data elements को shift करने के लिए मुझे 1 crore data unit of time चाहिए होगा, right? So that is not feasible, that is not, मतलब मेरे बस की बात नहीं है, right? So we cannot do that, that is not useful. So how will we manage doing it? We'll try some other data structure which will be better than this, because when that comes to shifting, agar if it's a large huge amount of data, how are you going to do it? You cannot afford to shift each and every element like this, right? So we'll check this out for linked list. Now suppose in linked list, what does linked list say? I'll store the data, then I'll store the address. So address of what? Address of the next data element. Something like this. So once it's storing this, how will you know that where is the start of your data? When it points over here, right? Wherever your head is. Now head is here, so this is the start of your linked list. Now I have to insert 3 over here. So what will I do? I will simply assign 3 to some location and put, suppose 4000 is the location of this 4. So, okay, so I'll write something like this, I'll point it here, and instead of head pointing here, my head will point over here, okay? And how will my data structure look? Finally, my linked list will look something like this. Here it will be 3000, then it will point to 4,
which will be 1000, then 5, 2000, then finally 6, 3000. So like that way, maybe there's more data to it, so it's okay, fine. So beginning में add करने के लिए it's very simple in linked list. I just have to create one node where I'll put the data and the address of this location and change the head. I don't have to shift. Now may there be 1 crore element, or may that be 10 lakh element, or may that be any huge amount of element, that really doesn't matter to me. क्यों? क्योंकि मुझे तो बस एक नोड बनाना है और हेड का लोकेशन चेंज करना है, दैट्स इट. So compared to array, linked list will work faster when I have to add element at the beginning of all data elements. ठीक है, बी वेरी पर्टिकुलर. जब मुझे बिगनिंग में ऐड करना है सिर्फ तभी लिंक लिस्ट इज बेटर देन एरे. ओके, नॉट ऑलवेज. सो इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द करेंट नीड कि मेरी करेंट नीड क्या है. व्हाट इज माई करेंट नीड? इफ माई करेंट नीड इज टू असाइन इट एट द बिगनिंग, देन आई विल कंपेयर फ्यू डेटा स्ट्रक्चर. उनमें से जो भी बेस्ट होगा एज पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वही मेरा सबसे बेस्ट आंसर होगा. Right? But how do you actually know about it? कैसे पता चलेगा, right? So before that, do download the Campusmonk app. We do have an app which is available for Play Store and App Store, both of them. The link is in the description. There are a lot of live lectures across the week that keeps taking place. There are a lot of mock tests which will give you an apt result, how much you are prepared, how much more you need to prepare. There are ample of courses that you can choose from. Right, there are multiple courses running parallelly, so you can choose the best fit one that suits your skills and knowledge. You can learn a lot and lot more, so don't waste time. This is the hot season where you actually need to invest time in studying, because a lot of placements are happening outside. So hurry soon, and we are of course running out of time, so don't waste your time. Get yourself enrolled today. So now getting back at the array and linked list. So this, whatever we saw in the illustration, this simply implies that adding an element in the beginning of the linked list is way faster than adding an element at the beginning of an array, right? क्यों? क्योंकि array बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, linked list बहुत कम टाइम में उस चीज़ को कर देता है. So for only a particular operation, be very particular on the word that you use while writing the answers of data structure. एक पर्टिकुलर ऑपरेशंस के लिए ही लिंक लिस्ट इज बेटर देन एरे. बहुत से ऐसे सिनेरियो आएंगे जहाँ पे एरे विल बी बेटर देन लिंक लिस्ट. सो ये ऐसा नहीं है कि एरे में कोई लूप होल है इसीलिए हमने लिंक लिस्ट जनरेट किया. नो, ओके, वी हैव जनरेटेड एरे एंड लिंक लिस्ट डिफरेंटली फॉर डिफरेंट सिनेरियोज. ठीक है, डिफरेंट वे में उसको यूज़ करने के लिए. कोई किसी से बेटर नहीं है, बोथ आर इक्वल. बट हाँ, कुछ कुछ सिचुएशन में लिंक लिस्ट बेटर है तो कुछ कुछ सिचुएशन में एरे बेटर है, राइट? सो टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल वे, द बेस्ट पॉसिबल डेटा स्ट्रक्चर विच विल डू द वर्क इन द लीस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वी नीड टू कंपेयर द डेटा स्ट्रक्चर, राइट? सो हाउ विल दिस कंपेरिजन बी डन? फर्स्ट मेथड, जो बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है, राइट? Which is good? Which cook is a better cook? How do you know? Or which restaurant serves the best pizza? How do you know? You will consider certain factors, right? Restaurant A, restaurant B, और दोनों से आपने एक सेम काइंड ऑफ पिज़्ज़ाज मंगवाए, और सेम काइंड ऑफ पिज़्ज़ाज में आपने ये देखा कि कौन कितनी जल्दी डिलीवर करता है. फर्स्ट पॉइंट, जब वो डिलीवर हो गया तो पिज़्ज़ाज कितना गर्म है, हाउ हॉट इट इज़, हाउ फ्रेश इट इज़. Third, you come down to taste. So these are the factors that you compare, and that will give you the exact thing that you're looking for. That gives you the exact answer ki whether restaurant A is good or restaurant B is good. But sadly, this does not happen जब things come to data structure. क्यों? अगर आप पहले इस exact method को देखोगे, क्योंकि हम लोग फोकस हैं सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे, right? So when we come to comparing the exact time, what you can do, you can pick up some machine, right? Turn on the timer, and for different input on different machine, you will just measure कि ये machine ये input के लिए कितने टाइम पे काम कर रहा है, B machine इस input के लिए कितने टाइम पे काम कर रहा है, right?
So that you will be doing for different machine, that will give you the exact time. पर यहाँ पे लूप होल क्या है? जैसे कि हमने देखा कि एरे एंड लिंक लिस्ट दोनों कुछ कुछ टाइम पे कर रहे हैं, राइट, बट लिंक लिस्ट इज़ फास्टर. बट कुछ सीन ऐसे भी होंगे जहाँ पे एरे फास्ट होगा, तो आपको पता कैसे चलेगा? इफ़ यू एक्चुअली मेजर दी एग्जैक्ट टाइम, आपको तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम में तो ये नहीं दिखेगा. आप बस इतना ही देखोगे कि अच्छा ये चीज़ इतने देर में हो रहा है, ये चीज़ इतने देर में हो रहा है, तो ठीक है, बी इज़ द करेक्ट वन. बट यू आर नॉट लुकिंग एट इट इन डेप्थ. अगर आप डीप जाओगे तो इट माइट हैपन कि सम इनपुट, your first data structure is giving you the best performance, and for some input your second data structure is giving you the best performance. So exact time find karna, to find out the exact time complexity of a data structure is not the solution to find the complexity. तो फिर क्या solution है? Solution ये है कि हम लोग अप्रॉक्सीमेट टाइम निकालेंगे. हम लोग कभी भी डेटा स्ट्रक्चर में एग्जैक्ट या एब्सोल्यूट टाइम नहीं निकालते हैं. वी डोंट टेक आउट द एब्सोल्यूट और एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, क्योंकि वो कभी कभार गलत हो जाता है. तो हम लोग क्या निकालते हैं? हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं. वी डोंट फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू. नाउ बिफोर मूविंग अहेड टू हाउ यू फाइंड आउट दैट, let's remember certain points. Very important. Running time generally depends on the size of the input. आपने देखा array, right? अगर 5 array है, 5 array element है, तो उधर shifting करना easy है, right? You can do it. But suppose you have 1000 element, how do you insert the one element at the beginning? It is too much of time taking. So running time of a code, a running time of a data structure depends upon the size of the input. ठीक है, जितना बड़ा, मतलब सपोज घर पे रोज़ 2-3 इंसान के लिए खाना बनता है, तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में बन जाता है, 1 घंटा 1.5 घंटा मैक्स. अब मेरे को 100 लोगों के लिए खाना बनाना है, सो आई हैव टू स्टार्ट बिफोर, आई हैव टू स्टार्ट अर्ली, क्योंकि मेरा लंच टाइम तो फिक्स्ड है. Everyone will be hungry for lunch by 1 o'clock, right? But I need to start early, क्योंकि 100 लोगों का खाना 1-1.5 घंटे में नहीं बनेगा. It will take more amount of time. So if my input size is bigger, then my running time, the execution time is also more. Okay? That means if the size of the input is n, then fn, okay, then fn, this fn is the function of n that denotes the time complexity. ठीक है, so fn क्या है? It's the function of n जो time complexity को define करता है, right? This is a very very critical point. You need to now onwards remember certain mathematical terminology, certain mathematical uses. ठीक है. For example, this is a for loop. For I equal to 0, I less than n, I plus plus, printf Campusmonk. Now, अगर मैं इस लाइन को कंसिडर करूँ, this is one constant line. कितनी बार रन होगा? यह एक बार रन होगा, right? But there is a loop. ये loop कितनी बार रन होगा? This loop will run n times. When this is running n times, that means my printf will be executed how many times? N times. Therefore, printf is executed n times. So, f of n, that is your function of n, denoting the time complexity, is n. So, what is n? n is nothing but the time complexity. तो कितनी बार ये condition, ये loop run करेगा? This condition will run for n times, right? Whatever the value of n is, that might be 5, that might be 1000. So, it will run for n times. और n टाइम्स ये प्रिंट एफ प्रिंट होगा, राइट? सो व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? जितनी टाइम वो चलेगा, तो कितने टाइम चलेगा? वो चलेगा n टाइम के लिए. सो योर एफ एन इज सिंपली n, राइट? दिस इम्प्लाइज दैट वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द ग्रोथ रेट ऑफ दैट फंक्शन एफ एन, कि ये एफ एन कितनी बार चलेगा, उसका जो भी ग्रोथ रेट होगा, दैट विल बी आर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी.
नाउ व्हाट इज द ग्रोथ रेट, आपको पता कैसे चलेगा, राइट? द वेरी बिग क्वेश्चन. ये फंक्शन हम लोग कंसिडर करते हैं, वेरी मैथमेटिकल. ओके, दैट इज व्हाट मैंने बोला था बिगनिंग में. सो कंसिडर दिस इज द फंक्शन 5n² + 6n + 12. अब ये बताओ कि इसका ग्रोथ रेट क्या होगा. हाउ डू वी नो व्हाट इज द ग्रोथ रेट? ग्रोथ रेट ऑफ fn, व्हाट इट विल बी. हम उसको कैसे निकालेंगे? बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ n, है ना. तो सपोज n का वैल्यू हमने यहाँ पे 1 कंसिडर किया है, राइट? अब इस पूरे वैल्यू में आप 1 डाल दोगे, राइट? सो अगर आपको निकालना है कि 5n² का रनिंग टाइम क्या है, परसेंटेज ऑफ रनिंग टाइम फॉर 5n², तो कैसे निकालोगे? n का वैल्यू 1 है, सो पुट 5 बाय just the way it has been done, and since it's percentage, so into 100, so that will give you 21.74%. ठीक है. सिमिलरली आप रनिंग टाइम ऑफ 6n निकाल सकते हो. सिमिलरली आप रनिंग टाइम ऑफ 12 जो एक कांस्टेंट है उसका भी निकाल सकते हो. बट ये सब देखने के बाद आप क्या बोलोगे, सबसे ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है, 5n², 6n या 12? ये देखने के बाद आप ये बोलोगे कि सबसे ज़्यादा टाइम 12 ले रहा है. बट हैंग ऑन, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ा कि डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ आते हैं, डिफरेंट आउटपुट आते हैं, राइट? सो ये तो सिर्फ एक ही वैल्यू है. सो वी नीड टू चेक फॉर मोर. तो जब हम चेक फॉर मोर करेंगे, इफ़ यू लुक इनटू दिस टेबल, जब n का वैल्यू 1 है, द रनिंग परसेंटेज ऑफ 5n² इज दिस, 6n इज दिस, 12 इज दिस. जब n का वैल्यू हम 10 कर रहे हैं तो 5n² इज 87.41%, 6n इज 10.49 एंड 12 इज 2.09. एंड व्हेन इट गेट्स टू 1000, 5n² is 99.8%, 6n is 0.12 and 12 is 0.0002. So इसका मतलब as and when the value of n is increasing, this 6n and this 12 are becoming negligible. आप उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर सकते हो, राइट? तो आपका f ऑफ n डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? योर f ऑफ n इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ओनली अपॉन दिस, क्योंकि 6n + 12 ये जो वैल्यू है, दिस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, राइट? यू डोंट हैव टू बी बॉदर्ड. यहाँ पे कोई भी चेंज होगा इधर इसको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका वैल्यू इतना बड़ा है. इट इज़ ऑलमोस्ट 99.88%, राइट? And this value is big, this is huge. So your fn will depend on what? On what does the growth rate depends? Which element? Growth rate of fn depends upon which element over here? अगर 5n² + 6n + 12 is the equation for n fn, तो फिर ग्रोथ रेट किस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ 5n² पे. क्यों? क्योंकि 5n² इज 99%. और अगर आप ये टेबल देखोगे डाउन द ग्राफ, जब ये n का वैल्यू बढ़ रहा है, 5n² इज इंक्रीजिंग ट्रेमेंडसली, राइट? और उस हिसाब से 6n और 12 कुछ है ही नहीं. सो यू कैन सिंपली इग्नोर दैट. तो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि इसका ग्रोथ रेट क्या होगा fn का, अगर fn इज दिस, देन ग्रोथ रेट of fn is nothing but 5n². It will directly be proportional to the value of n². ठीक है? So this is the time complexity. आप देखोगे तो ये जो 5n² का ग्राफ है, ये एक टाइम में ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है? और बाकी जो 12 और 6n है, इट्स ऑलमोस्ट टचिंग टू 0, राइट? सो ये क्या किया हमने यहाँ पे जो वैल्यूज़ इग्नोर किए, वी जस्ट आर नॉट बॉदर्ड अबाउट 6n and 12, राइट? वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट what the exact value of 6n and 12 is, doesn't matter. क्यों? क्योंकि ये negligible है. तो my fn is an approximate estimation of what? 5n². This is the growth rate, right? तो ये जो मैं बोल रही हूँ कि ये fn इज़ नथिंग बट द ग्रोथ रेट इक्वल टू 5n², तो मैं क्या बोल रही हूँ? दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेट मेजर.
Now, what is this approximate measure called? This approximate measure is nothing but time complexity. And this approximate measure of time complexity is known as asymptotic complexity. Asymptotic complexity is nothing but the approximate measure of time complexity. हमको exact नहीं निकालना है, हमको अगर approximate भी पता चल जाए कि अरे how much time will it take in flight from Mumbai to Delhi, right? I don't need an exact time. मुझे ये मत बोलो कि okay, if you are leaving at 6 o'clock, you will reach there at 8:20. I don't need that. What is the approximate travel time? 2 hours 30 minutes. Okay, so 2 hours 30 minutes in flight. That means before that I have to plan my day accordingly, क्योंकि मुझे airport भी पहुंचना होगा, मेरे को security check-in भी करनी होगी. So approximate. Okay, so this approximate measure of time is known as asymptotic complexity. Okay, this asymptotic complexity is nothing. This gives you the approximate time complexity. ठीक है, this is an approximate measure of time complexity. Now asymptotic complexity को हम लोग different kind of चीज़ में bifurcate करते हैं. First, big O. Second, big omega. Third, big theta, right? These asymptotic things are nothing but the representation. These are the classification of asymptotic complexity. ठीक है, which we will study in the next part, in the next lecture, because this concept is going to be huge. From here you will be learning how in depth you can calculate the approximate measure of time complexity. It's going to be very easy, it's not difficult at all, but before that make sure you're clear with how to find out the approximate measure of time. Okay, just you don't have to even understand this graph. अगर आपको stable से ये समझ में आ रहा है कि 5n square is taking 99% of the time, that means बाकी चीज़ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है. You can just simply ignore them, right? My approximate time is this. Okay, so this is how you actually calculate a time complexity. Okay, so we'll see in the next class. Until then, keep revising data structure. It's a very, very important topic. Thank you, everyone.